यू आर वॉचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं क्लास 11th क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लिए। तो देखते हैं आप अच्छा सा टॉपिक इस 11th में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इस बार मैं लेकर आया हूँ एट्रीब्यूट्स, जी हाँ, करेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटेंसी के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आप अकाउंटेंसी के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला पॉइंट क्या कहता है आपको वाले पढ़ने, कहता करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मतलब होता है कि वो चीजें जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि मेरे पास दो एक्टिविटी होती है, आप जानती हैं। एक तो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है मेरे पास कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर मैं सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए मैंने सोचा कि अभी कांवड़ आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भंडारा करें। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई आपके पास जितने पैसे हो, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 500, जो जितने दे सकता है उतने दे। हमने सबके पैसे जमा करे और एक छोटे से भंडारे का आयोजन कर दिया। अब उसके अंदर जो भी आदमी आ रहा है हम उसे पूरी सब्जी बांट रहे हैं, बेखटक हो गए। भंडारा खत्म हो गया, कांवड़ खत्म हो गए। उसके 2 दिन बाद हमने देखा यार पूरी कचौरी का कारोबार अच्छा है, हम ऐसा करते हैं कारोबार कर लेते हैं पूरी कचौरी का। तो हमने जो है एक आदमी से ठेली लगवा ली। ठेली लगाने के बाद पूरी कचौड़ी बांटनी चालू करी। अब एक आदमी 4 कचौड़ी ले रहा है, एक आदमी 8 कचौड़ी ले रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सभी से पैसे ले रहे हैं। जबकि यही काम जब मैंने करा था किसके लिए, कावड़ के लिए, तो वहां मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। चाहे वो 4 कचौड़ी खा रहा है, चाहे वो 5 कचौड़ी खा रहा है, चाहे वो 10 खा रहा है, बेखटक होकर खाने दी। तो उसके अंदर मैंने 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगा। लेकिन अब क्योंकि मेरी शॉप लगी है और मैंने उसका क्या करा है, कारोबार, तो मैं जितनी भी पूरी या कचौड़ी में बांटूंगा तो उसके बदले में उनसे क्या लूंगा, पैसे। तो जब मैं किसी भी चीज के लिए पैसे अर्न करता हूं तो वो भी चीज कहलाती है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं उसे क्या बोलता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि ऐसा काम जो सेटिस्फेक्शन के लिए करा जाता है हम उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपका सबसे पहला काम अकाउंटेंसी में होता है कि आप ये देखो कि सारे के सारे काम में ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिजनेस से रिलेटिव है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास एक शॉप है, शॉप के ऊपर ही मेरा मकान है, तो बिजली का बिल मेरे मकान का भी आता है और बिजली का बिल मेरे घर का भी आता है, यानी कि शॉप का भी आता है। अब इन शॉप के में से और घर वाले बिल में से, इन दोनों में से कौन सा बिल है जो मेरे बिजनेस से रिलेटिव है, मैं केवल उस बिल को लूंगा। तो वो बिल जो होगा मेरा क्या कहलाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि हमारे बिजनेस में रुपए पैसे से रिलेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है जिससे मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलती है, जिसे मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलता हूं। ठीक है साहब। देन इसके बाद नंबर टू क्या है, नंबर टू क्या है, मेजरिंग। आपको मेजर करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस चीज को, ट्रांजेक्शनों को। अब मेजरिंग का मतलब होता है टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइंड, यानी कि आपकी अगर कोई चीज टर्म्स ऑफ मनी में है, यानी कि रुपए में है, डॉलर में है, या किसी भी चीज में कितने है, टर्म्स ऑफ मनी। आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन, उसके बदले में कोई भी रुपए या कोई भी डॉलर्स या अदर कोई भी चीज आती है और जाती है, तो आप उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हो। यानी मेजरिंग वाली जो ट्रांजेक्शन होती है केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेते हो। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन किसमें होती है, क्वांटिटी में या फिर क्वालिटी के अंदर होती है, तो हम उस ट्रांजेक्शन को नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए वो आपसे कहता है कि आपके बिजनेस में 4 चेयर आ गई। अब आपने लिखा जी 4 चेयर, उसने कहा 3 टेबल आपके पास आ गई। अब आप इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ। तो आप 4 चेयर और 3 बुक्स का अकाउंट्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज टर्म्स ऑफ मनी में नहीं है और आप ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए की चीज है ये। अगर वो कहता कि 4 चेयर जो है, आपकी जो एक चेयर थी वो 1,000 रुपए की थी, आपकी जो 3 टेबल है वो एक टेबल 500 की है, तो आप फौरन बता सकते हो कि एक टेबल 1,000 की, तो 4 टेबल जो हो गई वो कितने की हो गई, 4,000 रुपए की हो गई। 3 टेबल 500 रुपए से कितनी हो गई, 1,500 की। इस तरह से आपका जो अकाउंट्स का वर्क बना वो कितने का हुआ, 5,500। मीन्स ये हुआ कि अगर कोई ट्रांजेक्शन किसमें होती है, वो टर्म्स ऑफ मनी में, तो आप उन ट्रांजेक्शनों को दिखाते हो। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी में ना हो तो उन ट्रांजेक्शनों को बिजनेस के अंदर नहीं दिखाया जाता। पहली वाली बात पहली वाली बात में आपको करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव हो, केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन जो टर्म्स ऑफ मनी में, जो रुपए में दिखाई जाती है, केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेंगे। क्वांटिटी या क्वालिटी की ट्रांजेक्शन इग्नोर कर देते हैं।
देन आते हैं नंबर 3। अब नंबर 3 हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग से मतलब होता है कि आपकी सारी चीजें जो होती हैं, आप उन हर चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी, आपकी वो ट्रांजेक्शन जो थी वो फाइनेंशियल करेक्टर्स की थी। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, एक नाम होता है जर्नल। अब ये जर्नल क्या होता है? जर्नल से मतलब होता है कि जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं, तो एक बुक होती है, मैं उस बुक के अंदर अपनी इस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेता हूँ? रिकॉर्ड, जिसे मैं ओरिजिनल बुक भी कहता हूँ, द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? जर्नल। मैं इसके अंदर इनको रिकॉर्ड करता हूँ और सारी ट्रांजेक्शन है डे टू डे, जो भी डेट आएगी, पहली वाली तारीख, दूसरी वाली, तीसरी वाली, जो 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 डेट आती रहती है, उन सब ट्रांजेक्शनों को यहाँ रिकॉर्ड करता रहता हूँ। ये सारी ट्रांजेक्शन जो होती है मेरी, क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग। यानी कि आपके बिजनेस में अगर छोटी से छोटी कोई चीज भी आएगी, तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए, और उस बिल के साथ आप उन सब ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम क्या होगा? द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही है? 3 बातें आ गई। सबसे पहले आ गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन टर्म्स ऑफ मनी, और हमारा क्या आ गया? रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन। क्या नाम? क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का होता है, क्लासीफाइंग का मतलब हो गया, जैसे सपोज कीजिए आपकी एक क्लास 11th है, एक क्लास 12th है। अब 11th क्लास के अंदर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। इसी तरह 12th क्लास में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। इसी तरह से ये है। जैसे सपोज कीजिए आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई परचेज करी, या आपने कोई सेल करी। अगर आपने परचेज करी, तो वो परचेज जो थी वो किस किस से करी गई? पार्टी ए से करी, पार्टी बी से करी, पार्टी सी से करी। अगर आपने कोई सेल करी, तो किस पार्टी से करी? उन पार्टियों के नाम, डे टू डे सारे की सारी बातें रिकॉर्ड करी जाती हैं। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे थे होते हैं, उन सभी बातों को क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करा जाता है। इस चीज को हम जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? लेजर। आपकी जो जर्नल के थ्रू कोई भी बातें आती हैं, वो आपकी सब्सिडियरी बुक, यानी कि लेजर के थ्रू करी जाती हैं। अब लेजर क्या होता है? लेजर जो होता है, एक छोटी सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज की ट्रांजैक्शन करी है, तो सारी परचेज की ट्रांजैक्शन होती है। परचेज की ट्रांजैक्शन आपने किस किस के थ्रू करी, जितने भी नाम होते हैं, वो सारे के सारे नाम उसमें शो करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, मैंने पीछे क्या बनाया? जर्नल एंट्री। जर्नल का मतलब है मैंने ये ट्रांजेक्शन करी थी, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने करी, जिस जिस आदमी से करी, उन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने को हम क्या बोलते हैं? लेजर। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले कैश में ट्रांजैक्शन की, तो कैश का अकाउंट्स क्या बनेगा? मेरी कैश की ट्रांजैक्शन क्या क्या रही। दूसरी चीज, अगर मैंने क्या चीज करी थी? परचेज, तो मुझे सारे परचेज के अपने डाटा लिखने पड़ेंगे। परचेज के लिए मैं एक पूरी बुक्स बना लूंगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स, एक पेज पर पूरी परचेज की ट्रांजेक्शन चलेंगी। तीसरा मेरा जो है क्या है? सेल्स। तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है पूरे साल में हुई है, वो सारी ट्रांजेक्शन होंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्नल लेजर। ये हमारी चीज क्या कहलाती है? जर्नल लेजर कहलाती है। हम क्या करते हैं इसमें? क्लासिफाइंग, यानी अलग अलग कैटेगरियों में सबको बांट देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है? तो समराइजिंग से पहले हम सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम कोई अकाउंट्स का वर्क करते हैं, तो उसमें 12 मंथ होते हैं। जी हाँ, 12 महीने। यानी आपको जितने भी अपने अकाउंट्स के वर्क करने होते हैं, वो 12 मंथ के अंदर अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी में कोई अपना बिजनेस चालू करा, तो आपको 31 दिसंबर तक के सारे डाटा कलेक्ट करने होते हैं। इसी तरह सपोज कीजिए आपका कोई वर्क अगर 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च तक के जितने भी डाटा होंगे, आप उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब कुछ लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी कि सारे के सारे मंथ जितने बैठे वो कितने बैठे? 12th मंथ का जो कारोबार हमारा होता है, हम उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जी हाँ, कैलेंडर ईयर। आपका जो कैलेंडर होता है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? जनवरी से, और एंड कब होता है? 31 दिसंबर में। तो इस अकाउंटिंग पीरियड को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और जो डाटा आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च में खत्म होते हैं, 12 मंथ के जो डाटा होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। जी, अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो कैटेगरी पे चलते हैं। या तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैलेंडर ईयर पे बनाते हैं, या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग ईयर पे बनाते हैं। तो असल में क्या होता है, जब हम सारा का सारा काम कर लेते हैं, सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सभी की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब आपने समझ लिया पीछे, कि मैं सभी चीजों के रिकॉर्ड अलग अलग बनाता हूँ इंडिविजुअली। जब मेरे इंडिविजुअली रिकॉर्ड बन जाते हैं, तो मैं इन सबका सम कर लेता हूँ। सम से मतलब होता है समराइजिंग।
मतलब जैसे सपोज कीजिए मैंने परचेज करी, अब मैंने एक साल में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, या आपने इनमें से कोई सा भी ईयर लिया, पूरे साल में बहुत सारी बार परचेज करी हुई, दसियों बार या सोइयों बार, तो मैं बार बार जो से लिखता हूं तो वो तो कहलाता है क्लासिफिकेशन, यानी मैं उस चीज को लेजर में लिखता हूं। लेकिन मैं जब उन सबका सम कर लेता हूं कि एक साल में टोटल मेरी 2 लाख रुपए की परचेज हुई, तो ये जो 2 लाख रुपए का टोटल बैठता है, क्या चीज, मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी डाटाओं के, क्या चीज, सम। वो सम जो कहलाते हैं, मैं उसे क्या बोलता हूं, समराइजिंग। इसी तरह मैं सेल के सारे डाटा ले लेता हूं, एक साल के अंदर मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में मेरी सारी जो डिटेल है वो कितने रुपए की आई, उन सभी की डाटा लिख लेता हूं कि अभी सारा का सारा साल में मेरा जो सेल हो गया वो कितने का हो गया, 5 लाख रुपए का हो गया। मेरा सपोज की जो कोई एक्सपेंसेस था पूरा एक साल में कितने का हो गया, 10,000 का। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से सभी के टोटल करता हूं, इन सभी टोटलों को एक जगह लिख लेता हूं, जो चीज मेरी क्या कहलाती है, समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हमारे सभी चीजों के शॉर्ट में, यानी कि एक तरह की चैप्टर समरी बन जाती है, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस कवर करते हैं, और हम ये निकालते हैं कि मेरी फर्म में कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है, कितना मेरा ट्रेडिंग निकल के आया, कितनी मेरी बैलेंस शीट निकल के आई, ये सारी बातें। तो समराइजिंग का मतलब हो गया एक तरह का टोटल सम। देन जब हम सारा समराइजिंग कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाता है, तो हम सबसे पहले करते हैं एनालिसिस। जब सपोज कीजिए आपने सारा कारोबार कर लिया, अब आपके पास ट्रेडिंग निकल कर आ गया। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि रॉ मेटेरियल से रिलेटिव आपकी कितने की परचेज हुई और आपकी कितने रुपए की क्या हो गई, सेल्स हो गई। यानी कि आपने सारा का सारा साल में कितने रुपए की परचेज करी और कितने की सेल करी। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सपोज कीजिए आपकी फर्म में प्रॉफिट होता है, तो आप क्या एनालिसिस करोगे, यार मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं इस कारोबार को आगे चलने दूं। और भगवान न करे अगर आपके कारोबार में क्या हो जाता है, लॉस, तो आप क्या एनालिसिस करोगे, आप ये एनालिसिस करोगे यार मैं क्यों लॉस कवर करूं, अच्छा है मैं अपने कारोबार को बंद कर दूं। आप 1 महीने 2 महीने 10 दिन 20 दिन तक दुकान देखोगे और उसके बाद अपने कारोबार को बंद कर दोगे और सोचोगे मैं कोई नया कारोबार करूं। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि आप ये एनालिसिस करते हो कि अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है, लॉस, तो आप अपनी फर्म की क्लोजिंग कर लेते हो। अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट, तो आप अपनी फर्म को आगे लेके चलते हो। तो एनालिसिस का मतलब हो गया कि अपनी फर्म के सभी डाटाओं की हम एक एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि मुझे फर्म में प्रॉफिट है या फर्म के अंदर क्या हो रहा है, लॉस। तो सबसे हमारा लास्ट काम होता है एनालिसिस का। और ये सारी की सारी बातें जो है किसके काम आती हैं, जो हमारे अकाउंटिंग को यूज करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग यूजर्स के काम। अब यूजर्स कौन होते हैं, जैसे कि ओनर। ओनर क्या चाहता है, एक ओनर चाहेगा कि उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हों, सारी बातों की डिटेल हो। जब ये सारी बातों की डिटेल होंगी तो उसका काम क्या होगा सबसे लास्ट में, कि मुझे ये पता करना कि मेरी फर्म में प्रॉफिट है या लॉस, मेरी फर्म किस तरह से चल रही है, कितने का परचेज हो रहा है, कितने का सेल्स हो रहा है। तो ये सारी बातें एनालिसिस कराती हैं, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, जजमेंट लेते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर मुझे प्रॉफिट है या मुझे लॉस है। अगर मुझे प्रॉफिट है तो मैं बिजनेस को आगे कैरी कर लूं, और भगवान ना करे अगर मुझे क्या हो रहा है, लॉसेस, तो मैं अपनी फर्म को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। आप किसके बेस पर करते हो, अपने अकाउंटेंसी के डाटा के बेस पर। तो ये आपके कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से देखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे।